नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वेरियर ड्रीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग साइंस में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 को देखने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को दे दिया गया होगा। तो आई होप कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख कर आए होंगे। पार्ट 1 में हमने प्रकाश के बारे में बता दिया था और प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को बता दिया था, और पार्ट 2 में हमने परावर्तन को समझा दिया था। और आज हम लोग पार्ट 3 में दर्पण के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ शारदे। तो आज हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 3 आज हमारा होने वाला है। प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को दे दिया गया था। तो हम लोग चलते हैं। पार्ट 1 में हम लोग प्रकाश के बारे में देख लिए थे और पार्ट 2 में हम लोग परावर्तन के बारे में देख लिए थे। आज हम लोग दर्पण के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग दर्पण को स्टार्ट करते हैं। दर्पण तो सबसे पहले तो दर्पण हम लोग किसे कहते हैं, यह आएगा। तो दर्पण किसे कहते हैं, सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठेगा कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण का हम लोग परिभाषा यहाँ पे देखेंगे। दर्पण का परिभाषा हम लोग देखेंगे, दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण का परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन नियम को वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन नियम का पालन करती हो। वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन नियम का पालन करता हो उसे दर्पण कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग दर्पण के परिभाषा को समझ गए होंगे कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे। मतलब कि वैसा चिकनी और चमकीली सतह, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा सतह हो जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का फॉलो करना चाहिए। मतलब कि प्रकाश लौट जाना चाहिए जी। और प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम था कि एक था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम था कि आपतन कोण बराबर होता था अपवर्तन कोण, यानी कि एंगल आई बराबर, माफ करिएगा, परावर्तन कोण एंगल आई बराबर एंगल आर होता था। तो ये दोनों नियम का जो चिकनी और चमकीली सतह, वैसा सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक सतह है, इससे टकराकर प्रकाश इस माध्यम में वापस लौट गया, और ये है हमारा अभिलंब, और यह एंगल आपस में बराबर है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यह जो सतह है यह प्रकाश के नियम का पालन कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे दर्पण कहेंगे। क्योंकि ये एंगल आई बराबर एंगल आर है और तीनों एक ही समतल में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु
तीनों एक ही समतल। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का यह पालन कर रहा है सतह, चिकना और चमकीली सतह, इसलिए इसे हम लोग दर्पण कहेंगे। तो आई होप कि आप लोग दर्पण को समझ गए हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण उसे कहते हैं जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करे। अब हम लोग दर्पण को समझ गए हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दर्पण, दर्पण के प्रकार। यहाँ पे हम लोग दर्पण को देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग दर्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे। दर्पण को हम लोग जान लिए कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करे उसे हम लोग दर्पण कहते हैं, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। अब हम लोग दर्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। हम लोग देखते हैं कि दर्पण कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है हमारा समतल दर्पण। पहला हमारा हो जाता है समतल दर्पण। पहला हो जाता है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण को, यहाँ पे दर्पण को अंग्रेजी में हम लोग मिरर कहते हैं। मिरर, मिरर, दर्पण को हम लोग अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। तो समतल दर्पण को अंग्रेजी में हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। पहला हो जाता है दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, तो दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। माफ़ करिए, दर्पण हमारा दो प्रकार का हो जाता है। पहला हो जाता है हमारा समतल दर्पण और दूसरा हमारा हो जाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, दर्पण दो प्रकार का हो जाता है। पहला हो जाता है समतल दर्पण, दूसरा हो जाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को हम लोग कहते हैं कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर। कर्व मतलब कि गोलीय, गोलीय दर्पण। मिरर मीन्स दर्पण, यहाँ पे प्लेन मीन्स समतल और मिरर मीन्स दर्पण। आई होप कि आप लोग दर्पण के परिभाषा को समझ गए होंगे और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वह समझ गए थे। दर्पण के दो प्रकार होते हैं। दर्पण के पहला प्रकार होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण तो एक हो जाता है। समतल दर्पण ऐसा हो जाता है, यह मान लीजिए कि हमारा यह दर्पण ऐसे ऐसे इसका परावर्तक सतह प्लेन हो। जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो, एकदम चिकना हो, समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का हो जाता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं वैसा, अब यहाँ पे हम लोग समतल दर्पण और गोलीय दर्पण को आगे पढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग समतल दर्पण की ओर। समतल दर्पण का परिभाषा हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं कि वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो या समान हो, समतल या समान हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समतल दर्पण के परिभाषा को समझ गए होंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। समतल यानी कि प्लेन हो। जैसे कि आप लोग यह दर्पण देख लीजिए, इसको हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। यह हो गया हमारा दर्पण और इसका परावर्तक सतह एकदम प्लेन है। देखिए इसका जो परावर्तक सतह यह ऊपर वाला हो गया, इसको पीछे से हम लोग रजिस्ट्रित कर देते हैं। रजिस्ट्रित यानी कि इस पर किसी चीज़ का परत चढ़ा देते हैं, ताकि जो ग्लास होता है ग्लास के पीछे से इस पर किसी चीज़ का परत चढ़ा देते हैं। जैसे कि चांदी का परत चढ़ा दिए तो यह हो गया हमारा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह एकदम प्लेन है, इसीलिए हम लोग कहेंगे इसको समतल दर्पण। यह हो गया हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण ऐसे भी हो सकता है जिसका भी परावर्तक सतह एकदम प्लेन हो, इसको हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण। तो आई होप कि आप लोग समतल दर्पण समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण की ओर। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और चलते हैं हम लोग गोलीय दर्पण की ओर।
गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण आप लोग समझ गए होंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण की ओर। अब हम लोग चलते हैं गोलीय दर्पण की ओर। तो गोलीय दर्पण हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम लोग देखेंगे। गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या हो जाएगा। गोलीय दर्पण का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। गोलीय दर्पण का परिभाषा, गोलीय दर्पण का परिभाषा हमारा क्या हो जाएगा। गोलीय दर्पण का परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि वैसा दर्पण, माफ करिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग गोलीय दर्पण को समझ गए होंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का भाग हो। गोले का भाग मान लीजिए कि यह हमारा गोला है। माफ करिएगा, सही से गोला हमारा नहीं बना। मान लीजिए यह हमारा गोला है, ठीक है। तो यह हमारा गोला है, तो इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर दिए, तो यह हमारा गोले का भाग हो गया। और मान लीजिए कि इस पर हम लोग पीछे से किसी चीज़ का परत चढ़ा दिए, तो यह हमारा परावर्तन का नियम को फॉलो करेगा। तो यह हो गया हमारा दर्पण। चूँकि यह दर्पण गोले का भाग है, चूँकि यह दर्पण गोले का भाग है और यह परावर्तक पृष्ठ है, इस पर लाइट टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस चले आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको परावर्तक सतह कहेंगे। और परावर्तक सतह गोले का भाग का है। देखिए यहाँ पर गोले का भाग का था, हम लोग गोले को काट कर बनाए, तो यह गोले का भाग का था। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का भाग हो, तो यह देखिए गोले का भाग है, तो इसे हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। या हम लोग फिर से यहाँ पे एक गोला माफ करिएगा, फिर से हम लोग यहाँ पे एक गोला बना दिए और मान लीजिए हम लोग इधर से इरेज कर दिए, यहाँ से हम लोग इरेज कर दिए और इसके अंदर हम लोग माफ करिएगा, इसके अंदर हम लोग किसी का परत चढ़ा दिए, किसी चीज़ का परत चढ़ा दिए, तो यह हमारा हो गया गोलीय दर्पण। यह भी हमारा गोलीय दर्पण हो गया। चूँकि यह गोले का भाग है, यह गोले का भाग है, तो यह भी हो गया हमारे। इसमें अंदर से, इसमें बाहर से परत चढ़ा दिए, इसमें अंदर से परत चढ़ा दिए, लेकिन है तो हमारा गोले का भाग ही। जब यह दर्पण जो है गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होगा, मान लीजिए इसमें बाहर से परत चढ़ाए तो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर हो जाएगा। अगर इसमें बाहर से परत चढ़ा दिए किसी का, तो इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर हो जाएगा। और इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर, माफ करिएगा, अगर बाहर से परत चढ़ा दिए, किसी चांदी का परत पीछे से चढ़ा दिए, गोलीय परावर्तक सतह पर बाहर से भी चढ़ता है परत और अंदर से भी चढ़ता है। जब अंदर से चढ़ता है तो परावर्तक पृष्ठ बाहर हो जाता है, लेकिन है तो यह गोला का भाग है, इसलिए हम लोग इसे गोलीय दर्पण कहेंगे। अब चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि किसी में गोलीय दर्पण में किसी का बाहर से परत चढ़ाया है, किसी का परावर्तक सतह अंदर है तो किसी का परावर्तक सतह बाहर है, तो हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण भी हमारा 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो गोलीय दर्पण हमारा 2 प्रकार के हो जाता है। गोलीय दर्पण हमारा 2 प्रकार का हो जाता है। पहला हो जाता है हमारा अवतल दर्पण, पहला हो जाता है हमारा अवतल दर्पण, और दूसरा हमारा हो जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो अवतल दर्पण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और उत्तल को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप कि आप लोग गोलीय दर्पण को समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं।
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का भाग हो, मतलब कि किसी गोले को काट कर दर्पण बनाया जाए तो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण हमारा दो प्रकार का हो जाता है। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्यों हो जाता है दो दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का क्यों हो जाता है? क्योंकि किसी में परावर्तक सतह अंदर की ओर हो जाता है और किसी में बाहर की ओर। किसी में परत अंदर की ओर चढ़ा दिया जाता है और किसी में परत बाहर की ओर। इसी कारण परावर्तक सतह चेंज हो जाता है। तो हम लोग चलिए अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? अवतल दर्पण उसे कहेंगे जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो। वैसा गोले का भाग गोली। अब यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण का परिभाषा देखेंगे। अवतल दर्पण, माफ करिएगा, इसको हम लोग इरेज करके फिर से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को नीचे लिखने में नहीं बन रहा। इसके आगे हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को देखते हैं। आई होप कि आप लोग गोलीय दर्पण को समझ गए होंगे कि वह वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का भाग, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा, माफ करिएगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक, माफ करिएगा, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? कॉनकेव मिरर किसे कहेंगे? कॉनकेव मिरर, माफ करिएगा, कॉनकेव मिरर किसे कहेंगे? कॉनकेव मिरर उसे कहेंगे वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस पे टकराने के बाद लाइट उसी माध्यम में वापस चला है। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो। मान लीजिए कि यह हमारा गोला हो गया, माफ करिएगा, गोला ठीक से नहीं बन पाया, माफ करिए कि यह हमारा गोला हो गया और गोले का क्या करा? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो। तो परावर्तक सतह अंदर करने के लिए हम लोगों को बाहर से इस पे परत चढ़ाना होगा, तब तो इसका परावर्तक सतह अंदर होगा। परावर्तक सतह अंदर होगा, बाहर से किसी चीज़ का परत चढ़ाने पर इसका परावर्तक सतह अंदर हो जाएगा। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो। तो गोले का केंद्र तो इधर ही हमारा था, देखिए माप यहाँ पे ऐसे, तो केंद्र हमारा इधर ही था ना। तो गोले की केंद्र की ओर जिसका परावर्तक सतह होगा उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। तो यह हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम लोग किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो। तो देखिए इसमें भी परावर्तक सतह गोले की केंद्र की ओर हो, यहाँ से लाइट टकरा कर इधर चला आएगा। तो यह हमारा हो गया अवतल दर्पण, यह हमारा अवतल दर्पण हो गया, यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। तो आई होप कि आप लोग अवतल दर्पण को समझ गए होंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जी, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोले के, वैसा परावर्तक सतह जिसकी, माफ करिएगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो। परावर्तक सतह अंदर की ओर, देखिए गोलीय दर्पण को हम लोग समझेंगे, अवतल दर्पण को हम लोग समझेंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, मतलब कि हाथ से हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग कहेंगे अवतल और इसको कहेंगे उत्तल। अवतल कैसे कहेंगे? क्योंकि यह इधर की ओर इसका परावर्तक सतह है, तो यह हो गया हमारा अवतल दर्पण। अगर परावर्तक सतह इधर की ओर होगा तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग आगे अभी समझने वाले हैं। तो अभी हम लोग अवतल दर्पण को समझ गए। अवतल दर्पण को समझ गए कैसे? कि जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो,
जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह गोले के केंद्र की ओर हो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर को समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण की ओर। उत्तल दर्पण, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। इसमें अवतल में हमारा अंदर की ओर था और उत्तल का अंग्रेजी हम लोग को हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर किसे कहेंगे? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। मान लीजिए कि यह हमारा गोला हो गया और गोले को हम लोग काट दिए, ठीक है। गोले को दर्पण बनाने के लिए हम लोग इसको काट दिए, तो यह हमारा गोला हो गया। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। परावर्तक सतह बाहर की ओर होना चाहिए, तो बाहर की ओर होने के लिए हम लोग अंदर से इस पर कोई चीज़ का लेप लगाना होगा, यानी कि परत चढ़ाना होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है और अवतल में अंदर की ओर। अवतल में अंदर की ओर होता है और उत्तल में बाहर की ओर। मान लीजिए कि यह हमारा हो गया और इधर से हम लोगों को यहाँ पे हम लोग अंदर से इस पे लेप चढ़ा दिए, अंदर से हम लोग किसी चीज़ का लेप लगा दिए, तो इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो गया। तो जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। यह हो गया हमारा उत्तल दर्पण। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। आप लोग हाथ से याद करिएगा, या इसको हम लोग कहेंगे अवतल और इसको कहेंगे उत्तल। इसको कहेंगे अवतल, ये देखिए अवतल कब कहेंगे, अवतल इसको कब कहेंगे जब हमारा हाथ ऐसे करेंगे और अंदर की ओर परावर्तक सतह है तो इसको हम लोग अवतल, अगर बाहर की ओर हो तो उसको हम लोग कहेंगे उत्तल। अवतल उत्तल, ऐसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। देखिए अवतल हो गया, उत्तल हो गया, अवतल हो गया, उत्तल हो गया। ठीक उसी प्रकार जब परावर्तक सतह बाहर है, देखिए परावर्तक सतह जब बाहर है तो यह हो गया उत्तल, यह उत्तल हो गया। और ये देखिए यह हो गया अवतल जब परावर्तक सतह अंदर की ओर हो। आई होप कि आप लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझ गए होंगे। अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण, इसको हम लोग आगे अभी समझेंगे कि अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और इसको अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रकाश का किरण कहीं भी पड़ता हो, मान लीजिए प्रकाश का किरण यहाँ है तो सभी को एक बिंदु पर यह ला देता है। कहीं भी लाइट जाता है तो उसको एक बिंदु से होकर गुजरता है, एक बिंदु पर मिला देता है। अवतल दर्पण प्रकाश के किरण को एक बिंदु पर मिला देता है, इसीलिए हम लोग इसको अभिसारी दर्पण कहे थे। चूँकि हम लोग अभिसारी किरण पुंज को पढ़े थे कि अब इसमें किरण पुंज आप एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, तो एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, इसको हम लोग अभिसारी कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चूँकि यह दर्पण में मिल रहा है इसीलिए हम लोग इसे अभिसारी दर्पण कहेंगे। और अपसारी दर्पण किसे कहते थे? अपसारी किरण पुंज उसको कहते थे कि जब एक बिंदु से जाता था और यहाँ पे हम लोग इसको यह यहाँ पर फैल जाता था, तो इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। अभिसारी और अपसारी को हम लोग आगे देखेंगे। तो आई होप कि आप लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझ गए होंगे। और हम लोग चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हम लोग समतल दर्पण की कुछ विशेषता को समझ लेते हैं। समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण यह हो गया हमारा प्लेन मिरर, जिसका भी परावर्तक सतह एकदम प्लेन हो, पूरा प्लेन हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो यह हमारा हो गया समतल दर्पण। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। समतल दर्पण हो गया समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो प्रतिबिंब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक अक्षर है एम, नहीं माफ करिएगा एम। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अ लिख कर हम लोग दर्पण के सामने समतल दर्पण यह हो गया। और समतल दर्पण के सामने अ को हम लोग लिख के रखेंगे तो उसका क्या प्रतिबिंब आएगा? उसका प्रतिबिंब यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। नहीं विश्वास है तो आप लोग करके देख लीजिएगा। जब समतल दर्पण यानी कि ऐनक आप लोगों के घर में होगा, ऐनक जिसमें आप लोग चेहरा देखते होंगे, चेहरा देखने वाले दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण, घर में जो यूज होता है उसे हम लोग समतल दर्पण का यूज करते हैं। तो समतल दर्पण हम लोग जब अ को हम लोग लिखेंगे तो इसका पीछे यहाँ पे हमारा अ बनेगा। तो इसकी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। पहली विशेषता हो जाता है इसमें कि इसमें इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब का विशेषता हो जाता है प्रतिबिंब काल्पनिक। देखिए यहाँ पर अब यह रियल था और यहाँ पे पीछे आ गया तो काल्पनिक हो गया। जब भी प्रतिबिंब पीछे बन जाए, पर्दे के पीछे बने तो काल्पनिक होगा। काल्पनिक को हम लोग आभासी भी कहते हैं। काल्पनिक यानी कि आभासी और बराबर होता है। पहला पॉइंट हो गया प्रतिबिंब की, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की विशेषता। पहला हो गया कि प्रतिबिंब काल्पनिक का मतलब कि आभासी। काल्पनिक किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे के पीछे बने तो उसे हम लोग काल्पनिक या आभासी कहते हैं। आभासी और बराबर जितना साइज का ये है उतना साइज का यह भी होगा। तो आई होप कि आप लोग पहला समझ गए होंगे कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सदैव आभासी होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। काल्पनिक और बराबर होता है, काल्पनिक और वस्तु के आकार के बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि उतनी ही दूरी पर बनती है, उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु हो। मतलब कि दर्पण के पीछे वस्तु उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी वस्तु से दर्पण से आगे हो। मतलब कि इसके बीच की दूरी 5 हो तो इसके पीछे की भी दूरी 5 होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। इधर की दूरी और इधर की दूरी दोनों बराबर होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हो। मतलब कि दर्पण का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी बराबर होता है। आई होप कि आप लोग दूसरा पॉइंट भी समझ गए होंगे। तो इसको हम लोग ठीक से लिख देते हैं। इसको हम लोग पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को हम लोग ठीक से लिखते हैं। तो पॉइंट 1 हमारा हो जाएगा कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी यानी कि काल्पनिक और वस्तु के आकार के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 1 हमारा यही था कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी बोले तो
काल्पनिक और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट हमारा था कि प्रतिबिंब उतना ही दर्पण से पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे हो। प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितना कि दर्पण से आगे वस्तु की दूरी हो। तो आप आई होप कि आप लोग पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषता को समझ गए होंगे। समतल दर्पण की प्रतिबिंब की विशेषता है कि पहला तो यह आभासी होगा, यानी कि प्रतिबिंब इसका काल्पनिक होगा। दूसरा, इसका आकार और इसका आकार समान होगा। और पॉइंट नंबर 2 हमारा है कि यह इसका पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा जितना आगे इसका वस्तु रखा हो। और तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि यह पार्श्व परावर्तन का पालन करता है। यह जो होता है पार्श्व परावर्तन का पालन करता है। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं, इसको हम लोग आगे देखते हैं। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं, तो पार्श्व परावर्तन उसे कहते हैं, मान लीजिए कि समतल दर्पण हमारा हो जाएगा, पार्श्व परावर्तन उसे कहते हैं। देखिए पार्श्व परावर्तन हम लोग देख लेते हैं। पार्श्व परावर्तन उसे कहते हैं। हम आप लोगों को पार्श्व परावर्तन समझा देते हैं, माफ करिएगा यहाँ लिखने में नहीं बनेगा। पार्श्व परावर्तन को हम लोग कैसे आप लोगों को समझाएं। मान लीजिए कि किसी समतल दर्पण है, समतल दर्पण में हम अपना बायां हाथ उठाएंगे तो हम अपना दायां हाथ दर्पण के सामने उठाएंगे, तो प्रतिबिंब में हमारा बायां हाथ दिखेगा। देखिए यहाँ पे हम एक दर्पण बना दिए और इसमें हम अपन एक इंसान बना दिए और इसमें यह हाथ उठाएगा तो इसमें यह हाथ उठ जाएगा। आप लोग इसको फिजिकली कर देख सकते हैं। आप अपना दर्पण के सामने किसी भी ऐनक, आप लोग गांव के भाषा में ऐनक कहते हैं, आप अपने घर में जो ऐनक होगा, ऐनक में अपने इस हाथ को उठाएंगे तो प्रतिबिंब यानी कि ऐनक में आपका यह हाथ उठ जाएगा। अगर आप यह हाथ उठाते हैं तो दर्पण में आपका यह हाथ उठ जाएगा। तो इसको आप लोग देख सकते हो, उसे ही हम लोग पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो पार्श्व परावर्तन को हम लोग लिख देते हैं अभी हम आपको समझा दिए हैं। चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा, चौथा हमारा यह पार्श्व परावर्तन का पालन करता है। पार्श्व परावर्तन आप लोग समझ गए होंगे। और हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा कि इसका फोकस अनंत होता है। इसका फोकस अनंत होता है। चूँकि यह समतल दर्पण है इसी कारण इसका कोई केंद्र नहीं है। चूँकि केंद्र नहीं है इसी कारण इसका फोकस अनंत हो जाता है। अगर इसका केंद्र पता ही नहीं चलेगा तो इसका फोकस कैसे मिलेगा। और चूँकि फोकस पता नहीं चल रहा है इसीलिए हम लोग इसको अनंत मानते हैं। तो किसी भी समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है। पॉइंट नंबर 4 हमारा हो गया कि समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है। और पॉइंट नंबर 5 एक लास्ट हो गया कि इसका आवर्धन +1 होता है। इसका आवर्धन प्लस समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है। तो आवर्धन किसे कहते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। आई होप कि आप लोग पॉइंट नंबर 1 समझ गए होंगे। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को आप लोग समझ गए होंगे। प्रतिबिंब की विशेषता क्या है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के साइज मतलब कि वस्तु के समान आकार का बनेगा। पॉइंट नंबर ये पहला हो गया। अब दूसरा पॉइंट हो गया कि दर्पण के उतने ही दूरी पीछे बनेगा जितना कि वस्तु दर्पण से आगे हो। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हो गया कि यह पार्श्व परावर्तन का पालन करता है।
तो पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं? जब हम अपना दर्पण में यह हाथ उठाएंगे, दर्पण के सामने यह हाथ उठाएंगे तो दर्पण में हमें यह हाथ दिखेगा। यदि हम दर्पण के सामने यह हाथ उठाते हैं तो हमें यह हाथ उसमें दिखेगा। तो इसको आप लोग फिजिकली कर कर देख सकते हैं, केवल हम यहाँ पे समझा सकते हैं। और चौथा हो गया कि इसका फोकस दूरी अनंत होता है। फोकस अनंत क्यों होता है? चूँकि यह समतल दर्पण है, इसी कारण इसका यह कोई केंद्र नहीं है, इसका कोई त्रिज्या नहीं है। और त्रिज्या नहीं होने के कारण इसका फोकस अनंत हो जाता है। और इसका पाँचवा हमारा हो गया कि इसका आवर्धन +1 होता है। तो आवर्धन आप लोगों को समझा देते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस 5 पॉइंटों को समझ गए होंगे। अब हम लोग आवर्धन को देखते हैं, आवर्धन और पार्श्व परावर्तन को देख लेते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं और पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। आवर्धन बराबर फार्मूला हमारा हो जाता है। आवर्धन एक फार्मूला है। आवर्धन बराबर फार्मूला हो जाता है हमारा, आवर्धन बराबर फार्मूला हमारा हो जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h1 से डिनोट करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h से डिनोट करते हैं। तो चूंकि हम लोग यहाँ से आवर्धन निकालेंगे, माफ़ करिएगा, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन हम लोग निकालेंगे तो आवर्धन हमारा क्या हो जाएगा? चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है जितना कि वस्तु हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई 100, तो हम इसका मतलब कि मान लीजिए कि वस्तु हमारा 100 तो प्रतिबिंब भी हमारा 100 हो जाएगा। यदि हमारा मान लीजिए कि वस्तु की ऊंचाई y हो तो प्रतिबिंब भी हमारा y हो जाएगा। तो दोनों कटकर इसका आवर्धन +1 आ जाएगा। मान लीजिए कि वस्तु की ऊंचाई z हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी z हो जाएगा। तो दोनों कैंसिल होकर +1 आ जाएगा। तो हमेशा सदैव समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 कैसे होता है। चूँकि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई समतल दर्पण में बराबर समान होता है, इसी कारण समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। तो आवर्धन को आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग आवर्धन को समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग पार्श्व परावर्तन को लास्ट देख लेते हैं। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। एक लास्ट है हमारा पार्श्व परावर्तन, उसका हम लोग परिभाषा लिख देते हैं। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं? यदि समतल दर्पण के सामने हम अपना दायां हाथ उठाए तो दर्पण में बायां हाथ दिखेगा। यदि हम दर्पण के सामने बायां हाथ को उठाएं तो दर्पण में दायां हाथ उठा दिखेगा। इसे ही पार्श्व परावर्तन, माफ करिएगा, परावर्तन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग पार्श्व परावर्तन को समझ गए होंगे। पार्श्व परावर्तन क्या है कि यदि समतल दर्पण के सामने हम अपना दायां हाथ, मान लीजिए कि यह समतल दर्पण है और इसके सामने हम अपना दायां हाथ उठाएंगे तो दर्पण में हमारा बायां हाथ यानी कि इस साइड का हाथ हमारा उठ जाएगा।
हम अपना इस साइड का हाथ उठा रहे हैं तो उसमें हमारा इस साइड का हाथ उठेगा। यदि दर्पण में बायां हाथ दिखेगा और यदि हम अपने दर्पण के सामने बायां हाथ को उठाएंगे तो उसमें हमारा दायां हाथ दिखेगा। इसे ही हम लोग पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग पार्श्व परावर्तन को समझ गए होंगे। पार्श्व परावर्तन को आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे समतल दर्पण की विशेषता को हम लोग देख लिए। आज हम लोग क्या क्या देखे उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दर्पण को देख लिए। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देख लिए। दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। फिर हम लोग देख लिए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देख लिए कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग समझ लिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, दूसरा देख लिए कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। फिर हम लोग समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को देख लिए। इसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को जानेंगे। तो इसको हम लोग गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को हम लोग पार्ट 4 में हम लोग इसको देखेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 4 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।